सो हे एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार जीके। और बिहार जीके में जो हमारी टॉपिक चल रही है वो चल रही है बिहार की इतिहास। तो इसका 6 लेक्चर ऑलरेडी मैं आपको अपलोड कर चुका हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि एकदम कंप्लीट आपको बिहार पढ़ाऊंगा तो बिहार पढ़ाऊंगा, एक भी चीजें नहीं छूटेगी। जब बिहार का इतिहास खत्म हो जाएगा तो हम बिहार का भूगोल पढ़ाएंगे, यानी कि बेहतरीन तरीका से आपको बिहार खत्म करेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। तो आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, अगर आपको बिहार जीके पढ़नी है तो आप यहाँ से बेहतरीन तरीका से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि प्राचीन काल में बिहार का शब्द का अर्थ क्या था। प्राचीन काल में बिहार शब्द का जो अर्थ था मेरे साथियों, वह क्या था? तो वह बौद्ध मठ था। क्या था? बिहार शब्द का जो अर्थ था प्राचीन में वह क्या था? तो बौद्ध मठ था। ओके। नेक्स्ट वाला कि बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख किस काल में मिलता है? बौद्ध बिहार का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो आपको किस काल में देखने को मिलता है? तो पाल काल में। कौन काल में मेरी साथियों? पाल काल में आपको बिहार नाम का सर्वप्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। अगला सवाल है, मगध के उत्कर्षण का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या था? मगध के उत्कर्षण के प्रमुख भौगोलिक कारण जो था वह क्या था? तो वह था उपजाऊ भूमि एवं लौह अयस्क। ये प्रमुख भौगोलिक कारण था। मगध के उत्कर्षण का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या था? तो उपजाऊ भूमि एवं लौह अयस्क। अगला सवाल है, प्राचीन मगध में लौह अयस्क मुख्यतः किस क्षेत्र से प्राप्त होता था? कि प्राचीन मगध में जो लौह अयस्क है वो मुख्यतः किस क्षेत्र से प्राप्त होता था मेरे साथियों? तो छोटा नागपुर क्षेत्र से। कहां से? छोटा नागपुर क्षेत्र से लौह अयस्क मुख्यतः मुख्यतः प्राप्त होता था। अगला सवाल है, बिंबिसार ने किस राज्य की राजकुमारी से विवाह कर राजनीतिक संबंध मजबूत किया? बिंबिसार जो था वो किस राज्य की राजकुमारी के साथ विवाह करके अपना जो राजनीतिक संबंध था उसने मजबूत किया? तो वह कौशल के राजकुमारी से। कहाँ के राजकुमारी से? तो कौशल के राजकुमारी से विवाह करके वह उसनोंने बिंबिसार ने अपना राजनीतिक संबंध मजबूत किया। अगला सवाल है, अजात शत्रु द्वारा निर्मित दुर्गा पाटलिग्राम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अजात शत्रु द्वारा निर्मित दुर्गा पाटलिग्राम आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ मेरे साथियों? तो पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दुर्गा पाटलिग्राम किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। नेक्स्ट सवाल है, नंद वंश में शासकों को यूनानी स्रोतों में किस नाम से संबोधित किया गया है? नंद वंश में शासकों को यूनानी स्रोतों में किस नाम से संबोधित किया गया है? किस नाम से संबोधित किया गया है मेरे साथियों? तो प्रासी। किससे? प्रासी के नाम से संबोधित किया गया। प्रासी के नाम से संबोधित किया गया है। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया मेरे साथियों? किस वर्ष? तो 305 ईसा पूर्व में। कब? 305 ईसा पूर्व में। अगला सवाल है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि के बाद मेगास्थनीज को कहाँ भेजा गया? सेल्यूकस और चंद्रगुप्त के बीच संधि के बाद जो मेगास्थनीज थे इन्हें कहाँ भेजा गया? तो पाटलिपुत्र भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट सवाल है, अशोक की माता का नाम क्या माना जाता है? अशोक की माता का नाम क्या माना जाता है? शुभद्रांगी। क्या? अशोक के माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी माना जाता है। अगला सवाल है, बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर का मूल निर्माण किस शासक के संबंधित माना जाता है? बोध गया में स्थित जो महाबोधि मंदिर है मेरे साथियों, महाबोधि मंदिर का मूल निर्माण किस शासन से संबंधित माना जाता है? तो अशोक शासक। कौन शासक के? तो अशोक के। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किस शासक के समय हुई थी? बौद्ध धर्म के चौथी संगीति किस शासक के समय हुई थी मेरे साथियों? तो कनिष्क के समय। कनिष्क के। किसके समय? कनिष्क के समय।
अगला सवाल है, गुप्त काल में बिहार में स्वर्ग मुद्राओं को का व्यापार प्रचलन किस कारण प्रसिद्ध हुआ? गुप्त काल में बिहार में स्वर्ण मुद्रा मुद्राओं का व्यापार प्रचलन किस कारण प्रसिद्ध हुआ मेरे साथियों? तो व्यापारिक समृद्धि के कारण प्रसिद्ध हुआ। प्रचलन किस कारण प्रसिद्ध हुआ? तो व्यापारिक समृद्धि के कारण। अगला सवाल है, भारतीय नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? भारतीय नेपोलियन कहे जाने वाले समुद्रगुप्त जो है, इनकी जानकारी का जो मुख्य स्रोत है मेरे साथियों, वह क्या है? तो प्रयाग प्रस्ती। क्या है? तो प्रयाग प्रस्ती। अगला सवाल है, कुमारगुप्त वन ने यानी प्रथम ने किस बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना करवाई? कुमारगुप्त प्रथम ने किस बौद्ध शिक्षा केंद्र की स्थापना कराई? तो नालंदा। किसकी? नालंदा की स्थापना करवाई थी। अगला सवाल है, पाल वंश का उदय बिहार में किस प्रकार हुआ था? पाल वंश का जो उदय है वो बिहार में किस प्रकार हुआ था? तो जनता द्वारा गोपाल का चुनाव, जनता द्वारा जो है वो गोपाल को चुना गया था। पाल वंश का उदय बिहार में इसी प्रकार हुआ था। सो नेक्स्ट सवाल है, देवपाल के शासन काल में पाल साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में सर्वाधिक हुआ? देवपाल के शासन काल में पाल साम्राज्य का जो विस्तार है वो किस दिशा में सबसे अधिक हुआ? सबसे किस दिशा में सर्वाधिक हुआ? तो पूर्व एवं उत्तर में। कहा मेरे साथियों? पूर्व एवं उत्तर पूर्व में। पूर्व में और उत्तर पूर्व में विस्तार जो है वो सबसे अधिक हुआ। अगला सवाल है, उदंतपुर विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के किस शहर में स्थित है? उदंतपुर विश्वविद्यालय वर्तमान में बिहार के किस शहर में स्थित है मेरे साथियों? तो बिहार शरीफ में। कहाँ है? बिहार शरीफ में उदंतपुर विश्वविद्यालय स्थित है। अगला सवाल है, मिथिला चित्रकला की ऐतिहासिक जड़ें मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी है? मिथिला चित्रकला की ऐतिहासिक जड़ें मुख्यतः किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है मेरे साथियों? तो मिथिला से। किससे जुड़ी हुई है? तो मिथिला से जुड़ी हुई है। अगला सवाल है, मिथिला क्षेत्र के इतिहास में, किसके क्षेत्र के इतिहास में? मिथिला क्षेत्र के इतिहास में ओइनबार वंश का संबंध किससे है? ओइनबार वंश का जो संबंध है वह किससे है? तो मैथिल शासकों से। किससे? मैथिल शासकों से ओइनबार वंश का संबंध है। मध्यकाल में बिहार में फारसी भाषा का प्रसार का मुख्य कारण क्या था? सवाल है कि मध्यकाल में बिहार में फारसी भाषा का जो प्रसार का मुख्य कारण था वह कारण क्या था मेरे साथियों? तो मुस्लिम प्रशासक। क्या था? मुस्लिम प्रशासन। ओके। अगला सवाल है, बिहार में सूफी संतों ने मुख्य रूप से किस माध्यम से प्रभाव स्थापित किया? बिहार में सूफी संतों ने मुख्य रूप से किस माध्यम से प्रभाव स्थापित किया मेरे साथियों? किस माध्यम से? तो शिक्षा और आध्यात्मिका उपदेश। क्या? शिक्षा और आध्यात्मिका उपदेश। अगला सवाल है, शेरशाह सूरी ने सिक्कों की कौन सी धातु आधारित प्रणाली का मानक बनाया? शेरशाह सूरी ने सिक्कों की कौन सी धातु आधारित प्रणाली का मानक बनाया मेरे साथियों? कौन सी धातु का? तो चांदी का। किसकी? चांदी का। अगला सवाल है, शेरशाह द्वारा स्थापित सराय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो शेरशाह सूरी स्थापित किया था सराय व्यवस्था, इसका मुख्य उद्देश्य जो था वह क्या था? तो यात्रियों और संचार की सुविधा। यात्रियों और संचार की सुविधा। अगला सवाल है, बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेज को प्राप्त दीवानी अधिकार का अर्थ क्या था? बक्सर युद्ध के बाद जो अंग्रेजों को प्राप्त हुई थी दीवानी अधिकार, इसका जो अर्थ है मेरे साथियों, इसका अर्थ क्या था? तो इसका अर्थ था राजस्व वसूल का अधिकार। क्या? राजस्व वसूल का अधिकार। अगला सवाल है, बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभिक प्रसार का प्रमुख केंद्र कौन था? बिहार में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभिक प्रसार का मुख्य केंद्र जो था मेरे साथियों वह क्या था? तो वह केंद्र पटना था। क्या था? पटना। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का क्या महत्व था?
1857 के विद्रोह में जगदीशपुर का जो महत्व था वह क्या महत्व था? तो कुंवर सिंह का गढ़, वहां पे क्या था? कुंवर सिंह का गढ़, यही 1857 विद्रोह के में जगदीशपुर का महत्व था। अगला सवाल है, वीर कुंवर सिंह ने गंगा नदी पार करते समय घायल हाथ के साथ क्या किया था? वीर कुंवर सिंह जो गंगा नदी पार कर रहे थे तो उनका जो हाथ घायल था, उस हाथ के साथ क्या किए थे? तो हाथ काटकर गंगा नदी को अर्पित कर दिया। क्या कर दिया था? हाथ काटकर गंगा को अर्पित कर दिया। अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? चंपारण सत्याग्रह के समय बिहार का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वह कौन था? एडवर्ड गेट था। कौन था? एडवर्ड गेट था। अगला सवाल है, चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ किस कार्य पर विशेष बल दिया? अगला सवाल क्या था कि चंपारण में गांधी जी ने सत्याग्रह के साथ किस कार्य पर विशेष बल दिया? कौन से और काम पे चंपारण सत्याग्रह के अलावा कौन और से वर्ग थे जिसपे उन्हें विशेष बल दिया? तो शिक्षा एवं स्वच्छता। क्या? शिक्षा एवं स्वच्छता पे। अगला सवाल है, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य क्या था? बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य जो था वह क्या था? तो सरकारी शिक्षा का विकल्प। क्या था? सरकारी शिक्षा का विकल्प। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस प्राकृतिक आपदा के दौरान उल्लेखनीय राहत कार्य किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस प्राकृतिक आपदा के दौरान उल्लेखनीय राहत कार्य किया था मेरे साथियों? किस प्राकृतिक आपदा के बाद? तो 1994 का बिहार भूकंप। क्या? 1934 के बिहार भूकंप के समय। अगला सवाल, 1934 के बिहार भूकंप ने सबसे अधिक किस क्षेत्र को प्रभावित किया था? 1934 में जो बिहार में भूकंप आया था उसमें सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र जो था वह बिहार का कौन सा क्षेत्र था मेरे साथियों? तो मिथिला बहुत ज्यादा प्रभावित था इस भूकंप से। अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। अगला सवाल है, बाबू जगजीवन राम का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? बाबू जगजीवन राम का जो जन्म है वो बिहार के किस जिले में हुआ था? भोजपुर में हुआ था। कहा? भोजपुर में। अगला सवाल है, बाबू जगजीवन राम का राष्ट्रीय योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में माना जाता है? बाबू जगजीवन राम का राष्ट्रीय योगदान मुख्यतः किस क्षेत्र में माना जाता है? तो किस क्षेत्र में? तो सामाजिक न्याय एवं राजनीति के क्षेत्र में। सामाजिक न्याय एवं राजनीति के क्षेत्र में। अगला सवाल है, 1974 के बिहार आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्या था? 1974 के बिहार आंदोलन का प्रमुख मुद्दा क्या था? तो भ्रष्टाचार और शासन सुधार। क्या था? भ्रष्टाचार और शासन सुधार। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस स्थान से प्रमुख रूप से किया? जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वो किस स्थान से प्रमुख रूप से किया? तो राजगीर से। कहां से? राजगीर से। नहीं, एक मिनट, राजगीर नहीं, गांधी मैदान पटना से किया। सॉरी, कहां से मेरे साथियों? गांधी मैदान पटना से। हाँ, तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है वो गांधी मैदान पटना से शुरू किए थे प्रमुख रूप से। अगला सवाल, बिहार के विभाजन के बाद कौन सा खनिज समुदाय क्षेत्र झारखंड में चला गया? बिहार के विभाजन के बाद कौन सा खनिज समुदाय जो है क्षेत्र झारखंड में चला गया? तो छोटा नागपुर। क्या मेरे साथियों? छोटा नागपुर। अगला सवाल है, आधुनिक बिहार के इतिहास में 22 मार्च के विशेष महत्व क्या है? आधुनिक बिहार के इतिहास में 22 मार्च का जो विशेष महत्व है वह क्या है? तो इस 22 मार्च को बिहार राज्य गठन दिवस है। यहाँ इस 22 मार्च को ही बिहार राज्य का गठन हुआ था। ओके, तो साथियों, बिहार का इतिहास का 7वां लेक्चर भी आज समाप्त हो गया। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। क्वेश्चन कैसा लगा? पूरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ हेल्पफुल आप सभी के एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।